मैंने आपको एमसीक्यूज का कहा था कि मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन वो मुझे याद नहीं रहा अपलोड करने का। मैं थोड़ा सा बिजी रहा, तो वो मैं आज अपलोड कर दूंगा। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि सर वो एमसीक्यूज अपलोड नहीं किए। वो मैं अपलोड कर दूंगा आज। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि वो जो फाइल मैंने अपलोड की थी वो थोड़ी सी ब्लर थी। ठीक है, तो उसको भी मैं दोबारा स्कैन करके ना आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको वो सारा क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है। अच्छा, देखें, जो लास्ट टाइम हमने किया था वो हमने किया था, हमारे पास कंट्रोल अकाउंट्स और कंट्रोल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट हम उसमें की थी कि अगर कंट्रोल अकाउंट की रिकॉन्सिलेशन कैसे करनी है और एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, एडजस्टेड कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है। अच्छा, वहां तक अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो कोई पूछने वाला, तो पहले आप वो क्वेश्चन पूछ लें ताकि हम फिर आगे स्टार्ट प्रोसीड करें। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो टाइप कर दें, मैं आपको उसका रिप्लाई करता हूँ। अच्छा, देखिए, क्वेश्चन है 13.5 का। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है सैयद मोहम्मद हादी। अच्छा, 13.5 है या 14.5? सैयद मोहम्मद हादी। अच्छा, आपकी बुक में 13.5, ठीक है, वो आपकी बुक चेंज होगी, ठीक हो गया। एक मिनट में आपको बताता हूँ। सॉरी। अच्छा, देखें, आपने जो क्वेश्चन है आपका वो है कि आपके जो 14.5 है उसमें ये जो स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है, ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन नंबर 5 जो है इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 5 है उसमें देखें, उसमें वो कहता है कि आ क्रेडिट नोट इशूड फॉर रिटर्न इन वर्ड्स अमाउंटिंग टू 500 was wrongly debited to the customer's account। ठीक है, आपने क्रेडिट नोट इशू किया। क्रेडिट नोट कब इशू होता है? जब आपकी सेल्स रिटर्न होती हैं, फॉर रिटर्न इन वर्ड्स। ठीक है, सेल्स रिटर्न हुई हैं, कितने अमाउंट का है वो? आपका 500 का। वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द कस्टमर्स अकाउंट, आपने उसमें कस्टमर का अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ठीक हो गया। इसका मतलब है जो क्रेडिट नोट बना है, क्रेडिट नोट जो बनता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है जब क्रेडिट नोट आपका प्रीपेयर होता है। क्रेडिट नोट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट है और इससे आप कहाँ पर रिकॉर्डिंग करेंगे, कौन सी जगह पर रिकॉर्डिंग करेंगे? सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इससे आप रिकॉर्डिंग करते हैं आपकी सेल्स रिटर्न्स डे बुक में।
ठीक है, वहां पर इसका मतलब है इसमें कोई मसला नहीं है बुक में, ठीक है। लेकिन जो आपने जो अकाउंट बनाया है ना कस्टमर का, उसके अकाउंट जब आपने बनाया तो वो अकाउंट कहाँ पर जाके बनाया आपने? उसका अकाउंट कहाँ बना होता है? जो क्रेडिट कस्टमर होता है, क्रेडिट कस्टमर का अकाउंट बना होता है सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में आपने उसको क्या करना था? डेबिट करना था। सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? जर्नल एंट्री। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट और कस्टमर्स का अकाउंट क्रेडिट होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अब आपने क्या किया है कि आपने कस्टमर का अकाउंट क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके जो सेल्स लेजर जो है वो कंट्रोल अकाउंट है, वो डेबिट हुआ हुआ है। सेल्स लेजर जो है वो क्या हुआ है? डेबिट हुआ हुआ है। तो एरर किसके अंदर है? आपके पास सेल्स लेजर के अंदर कितनी अमाउंट का एरर है आपके पास? 500 का। अब ये जो 500 की एडजस्टमेंट आप करेंगे, फिर ये आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे इसकी? ठीक है, अब देखें क्रेडिट नोट। अब जब आपके पास ना जो बैलेंस है, मैंने आपको पढ़ाया था, जब आपको पढ़ाया था कि तो क्या पढ़ाया था कि आपके पास जो कंट्रोल अकाउंट्स है ना, ठीक है, उनमें आपके टोटल बैलेंसेस जाते हैं जो डे बुक्स के होते हैं। तो डे बुक्स में इसमें मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। लेकिन जब आपने पोस्टिंग की है तो उस टाइम एरर हुआ है। इसका मतलब है कि आप इसको रिकॉन्सिलेशन में लेके जाएंगे इस एरर को। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर क्या करेंगे? आपका जो सेल्स लेजर का बैलेंस है वहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स लेजर का बैलेंस वहां से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सेल्स लेजर में इसको क्या होना चाहिए? ये आपने क्या किया हुआ इसको डेबिट कर दिया है। होना क्या चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था। तो आप एक दफा इसको क्रेडिट करेंगे 500 से, ठीक है, और वो कैंसल आपका लेवल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली भी आपने उसमें से क्रेडिट करना है, तो आप इसको क्या करेंगे? इसको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट बाय डबल अमाउंट, क्योंकि आपने एक चीज डेबिट करनी थी, आपने कंप्लीटली रिवर्स किया। ये आपने क्या किया? कंप्लीट रिवर्स कर दिया एरर, कंप्लीट रिवर्स किया। तो कंप्लीट रिवर्स में क्या होता है कि जब आप उसकी करेक्शन करते हैं तो वो आप डबल अमाउंट से करते हैं, ठीक है। करेक्शन किससे करते हैं? वो फिर आप डबल अमाउंट के साथ करते हैं। तो आपके डबल अमाउंट कितने से ये क्रेडिट हो जाएगी? बीआरएस में 500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1000। 1000 से आप इसको क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे, उसमें से क्रेडिट करेंगे। तो आपके पास कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट बैलेंस होगा। यहाँ देखें आपके पास जो सोल्यूशन भी अगर इसमें अटैच है तो, और इसके साथ सोल्यूशन अटैच नहीं है, तो सोल्यूशन भी मैंने शेयर किया था वैसे आपको ना एक और जगह पे, वो जो गूगल क्लासरूम है। अच्छा, इसके अलावा और क्वेश्चन? सैयद मोहम्मद आदि, क्लियर है ये? 13.6 की कौन सी ट्रांजैक्शन हादी आपने समझनी है? 13.6 की ट्रांजैक्शन बताएं, वो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अच्छा, सारा क्वेश्चन ही करना है 13.6? चलिए मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। अब देखें क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 14.6 है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। जबकि आप लोगों के पास ये 13.6 है। अब इसमें देखें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ। कहता है कि सेल्स है जो कंट्रोल अकाउंट ऑफ जे मैसन है 31 मार्च 2006 कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। ये कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस बता रहा है, दैट इज शोइंग द डेबिट बैलेंस, ठीक है, कि आपने पैसे इतने रिसीव करने थे, ठीक है। द टोटल ऑफ द सेल्स लेजर बैलेंसेस, अब आपके जो सेल्स लेजर हैं उनका जब आपने टोटल किया ना, ठीक है, सेल्स लेजर के जितने भी इंडिविजुअल अकाउंट्स है उसका टोटल किया, एट द सेम डेट डिड नॉट एग्री विद द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस, देयर वर नो क्रेडिट बैलेंसेस, ठीक है। अब उसमें न कहा उसने कि उसमें कोई क्रेडिट बैलेंसेस नहीं थे।
उसके बाद उसने कहा ऑन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग एरर्स एंड रिविजन्स वर फाउंड। अब आपने ये एरर्स किए और आपको ये रिविजन्स आपने फाइंड आउट कर ली इसमें। अब उसने कहा है कि आपके पास नंबर वन कहता है सेल्स डे बुक हैड बीन ओवर कॉस्ट। सेल्स डे बुक जो है बुक का प्राइम एंट्री है उसको आपने ज़्यादा लिख लिया, ओवर कॉस्ट कर दिया है। ठीक है, इस एरर को आप कहाँ पर करेक्ट करेंगे? इस एरर की जब आप करेक्शन करेंगे तो जब आपका बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एरर होता है तो आप एडजस्टेड सेल्स लेजर एडजस्टेड सेल्स लेजर में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या करेंगे? देखें, आपने सेल्स डे बुक ओवर का ओवर स्टेट किया है कि इसका मतलब है ओवर स्टेटेड का मतलब है कि आपने एक्सेसिव डेबिट किए हुए हैं। आपने क्या किए? एक्सेसिव डेबिट किए हुए हैं। अब आपके पास एक्सेसिव डेबिट्स हैं तो आपने उसको क्या कर देना है? उतनी अमाउंट से क्रेडिट करना है। एक्सेसिव डेबिट है, अब आपने क्या करना है? टू रेक्टिफाई आप क्या करेंगे? टू मेक correction to make a correction credit sales ledger by $2000। ठीक है, $2000 से आप उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद लुक एट द सेकंड एडजस्टमेंट। जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसमें देखें, उसने कहा है कि कैश डिस्काउंट अलाउड 450 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उसने कहा कैश डिस्काउंट अलाउ हुआ है 450 को और उसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा देखें, जब आपने एरर किया ना, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये एरर ऑफ ओमिशन है। इसका मतलब है कि जब आपने इसके दो इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपके पास एक तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री जो है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री उसमें एरर है। ठीक है, उसमें आपने एरर किया है। अब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में एरर है, डिस्काउंट अलाउड का बैलेंस होता है कौन सा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, अब जब आप इसका एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है और आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। इसका मतलब है कि आपके पास ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री में भी एरर है और नीचे आपके पास लेजर्स में भी एरर है। ठीक है, दो जगह पे ये आपका एरर दो दो जगहों पे आ गया है। अब आपने इसकी क्या करनी है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री में इसका मतलब है कि आपने जो ये जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ठीक है, एडजस्टेड जो आपका अकाउंट होगा एडजस्टेड सेल्स लेजर, उसमें आपने क्या करना था? उसको आप क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कितनी अमाउंट से करेंगे? बाय $450 से। ठीक है, जब आपके पास लेजर्स में भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो डेफिनेटली जब आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाए तो आगे अकाउंट में भी एरर चला गया ये। ठीक है, ठीक है, तो जब आपके टी अकाउंट्स में भी एरर चला गया तो वहां जाएगा तो वहां पर भी तो आप इसको करेक्शन करेंगे। ठीक है, जब आप वहां पर इसकी करेक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी क्या करेंगे? आप इसको वहां पर क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट इन रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, उसमें भी आप इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है थर्ड। उसने कहा क्रेडिट नोट सेंट टू द कस्टमर फॉर रिटर्न्स amounted to 470 but recorded in the sales returns journal as 740। अब देखें, उसने कहा कि क्रेडिट नोट तब इशू होता है जब आपकी सेल्स रिटर्न्स होती हैं। आपने सेल्स रिटर्न्स किए हैं 450 की, लेकिन जब आपने उसे सेल्स रिटर्न्स जर्नल में जाके रिकॉर्ड किया तो आपने उसे 740 का रिकॉर्ड कर दिया है। तो आपने क्या किया है? सेल्स रिटर्न जर्नल को ओवर स्टेट किया हुआ है। आपने क्या किया है? सेल्स रिटर्न जर्नल ओवर स्टेटेड। डे बुक जिसको जर्नल कहते हैं उसको आपने क्या किया? ओवर स्टेट किया। ओवर स्टेट करने से क्या मतलब है कि आपने जो उनके अकाउंट बनाए हैं ना, आपने यहाँ पर आ, इनके कंट्रोल अकाउंट, इनके अकाउंट्स बनाए हैं। सॉरी, मैं ज़रा
कोई काम था इसलिए चुप हो गया था। अच्छा देखें, उसमें आपने क्या किया, 470 लिखना था, जब आपके आपने 740 लिख दिया है। 470 लिखना, तो आपने कितने से इसको ओवरस्टेट किया हुआ है, जरा देखें, कैलकुलेशन करके बताएं कितनी कैलकुलेशंस में कितनी आपकी ओवरस्टेटेड है। 740 माइनस 470, आपने 270 से इसको ओवरस्टेट किया। तो अब ये एरर किसका है, ये आपके बुक ऑफ प्राइम एंट्री का एरर है, ठीक है। ये किस चीज़ का एरर है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री का। ये आपका एरर कहाँ जाएगा, बुक ऑफ प्राइम एंट्री का, ये आपके पास एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। आपने सेल्स रिटर्न किस साइड पे आती हैं, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आती हैं, ठीक है। तो आपने क्रेडिट किया, लेकिन क्रेडिट आपने ज़्यादा अमाउंट से कर दिया। तो जितनी अमाउंट से आपने ज़्यादा कर दिया, उतनी अमाउंट से आप उसको क्या कर दें, डेबिट कर दें। डेबिट इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय $270, इससे डेबिट कर दें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजैक्शन है, कहता है गुड्स सेंट ऑन द सेल्स एंड रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर 800। सेल्स एंड रिटर्न बेसिस जो होती हैं, इसका मतलब है कि आपने गुड्स सेल नहीं की, ठीक है। गुड आपने क्या की हुई है, सेल नहीं की, आपने भेजी हैं गुड्स, सेल हो गई तो ठीक है, अदरवाइज रिटर्न हो जाएंगी। कहता है दिस ट्रांजैक्शन वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन एज सेल्स, आपने उसको क्या कर लिया, एज अ सेल रिकॉर्ड कर लिया। दो द कस्टमर had not expressed his intention to buy the goods, अभी तक उसने ना चीजें बाय करने का नहीं कहा। तो जब आपने ये 800 क्या किया है कि आपने इसको सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया है। तो आपने सेल्स में इसे रिकॉर्ड करने का मतलब है कि आपने सेल्स डे बुक ओवरस्टेट कर दी है। सेल्स डे बुक क्या कर दी आपने, ओवर स्टेटेड कर दी है। सेल्स डे बुक जब आपने ओवर स्टेटेड कर दी है, तो इसका मतलब है आपने डेबिट ज्यादा किया हुआ है। आपने क्या किया हुआ है, डेबिट ज्यादा किया हुआ है। आपने लेजर अकाउंट जब बनाया उसको डेबिट ज्यादा किया, तो अब आप क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट किस में आएगी, ये आपकी जो एडजस्टेड जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होगा उसके अंदर आएगी। और इसमें जब कंट्रोल अकाउंट में आप इसे एडजस्ट करेंगे, तो आपने इसको ओवर स्टेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको फिर आप क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट बाय 800 इन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एडजस्टेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। लेजर कंट्रोल अकाउंट, उसमें आप इसको कर देंगे क्रेडिट। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास में जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन, उसने कहा कॉन्ट्रा अगेंस्ट अमाउंट्स ओइंग टू मैसन in the purchase ledger totaling 100 was wrongly debited to the sales ledger control account। उसने कहा है कि आपने क्या किया है, कॉन्ट्रा एंट्री की है, ठीक है। आपने अमाउंट जो आपने देनी थी मैसन को, वो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में टोटल थी 100 की, उसको आपने क्या किया, वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, ये कंट्रोल अकाउंट का एरर है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसे होना वैसे चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। तो अब आप इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बाय डबल अमाउंट, ठीक है। अब आप इसे क्या कर देंगे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट बाय डबल अमाउंट, तो ये डबल अमाउंट से आपके पास क्रेडिट हो जाएगी, ठीक हो गया, क्लियर है। जी सैयद मोहम्मद हादी, इज दैट क्लियर।
कोई बात नहीं, खैर है सैयद मोहम्मद अली, अगर डिफरेंट डिफ़िकल्ट भी हैं तो कोई मसला नहीं, जब आप सॉल्व करेंगे तो वो इजीली हो जाती हैं। थोड़ी सी डेफिनेटली आपको एफर्ट तो करनी पड़ती है, थोड़ी सी आपके लिए नई चीज़ होती है, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ती है। ठीक हो गया? एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस? हाँ जी, बाकी लोगों ने कर लिए थे क्वेश्चन, कोई मसला? 14.4 मुस्कान 14.4 करवा दें। 14.4 में सारी करवानी है कि कोई प्रॉब्लम है उसमें, कुछ वो वाले करवाने हैं? हाँ जी, इसमें देखें बाकी चीज़ें तो मैंने करवाई थी, कोई जो प्रॉब्लम है वो पूछने वाली है वो पूछ लें, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या आपने करना है, ट्रीटमेंट क्या करनी है आपने। अच्छा जी, मुस्कान, इसमें ओल्ड एंड न्यू प्रोविजन ट्रीटमेंट आप पूछ रही हैं। देखें, जो आप पहली बात तो ये है कि देखें, आपने जो प्रोविजन होती है ना, हमने बैड एंड डाउटफुल डेट्स बताए थे, तो उसमें देखें हमारे पास यहाँ पर जो प्रोविजन गिवन है ना, वो क्वेश्चन में कहाँ पर गिवन है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा हाँ, ये उसने दी हुई है कि आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं वो 2155 ऑन 30 सितंबर 2006। ठीक है? और आपके पास जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन थी 2011 एट द स्टार्ट ऑफ ऑन 1 अक्टूबर 2005। ठीक है? इन दो के दरमियान डिफरेंस है, डिफरेंस आपका जो होता है ओल्ड एंड न्यू प्रोविजन के दरमियान, वो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है? हम यहाँ पर चेंज इन प्रोविजन कैलकुलेट कर लेते हैं, चेंज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है? डाउटफुल डेट्स में आपकी प्रोविजन में क्या चेंज आई है? अच्छा देखें, इसमें क्या होता है हमारे पास, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। जो आपके पास साल के एंड पे होती है प्रोविजन, ये आपकी न्यू प्रोविजन है। ठीक है? दिस इज योर न्यू प्रोविजन, that is 2155, and the old provision, this one is old provision, जो ऊपर गिवन है, जो साल के स्टार्ट में गिवन है, पिछले साल आपने प्रोविजन क्रिएट की थी, इस साल का ओपनिंग बैलेंस था, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड ओल्ड प्रोविजन। ठीक है? अब इस प्रोविजन के लिए जब आप इसकी प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं तो डिफरेंस कितना आता है? 2155 माइनस इसमें से 2011। ठीक है? आपके पास $144 का इंक्रीज आया। ठीक है? अब ये क्या है? इंक्रीज आया। जब आपके पास $144 का इंक्रीज आया, तो इसके लिए जब जर्नल एंट्री करते हैं ना आप, वो देखें, जर्नल एंट्री में ये होगा कि आपकी इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी बाय 144, और क्रेडिट आपके पास हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 144। ठीक हो गया? अब यहाँ देखें, कहीं पर आपका कंट्रोल अकाउंट, यानी कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट क्रेडिट हो रहे हो, कहीं पर नहीं हो रहे इस एंट्री में, इसका मतलब है आप इस एंट्री को कंट्रोल अकाउंट के अंदर लेके नहीं जाएंगे। ठीक है? ना तो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट हो रहे हैं, ना क्रेडिट हो रहे हैं। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? ओके, गुड।
यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब देखें, हम ना हमारे पास ये था कंट्रोल अकाउंट्स और उनकी रिकॉन्सिलेशन, वो हमने पढ़ ली है। कंट्रोल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, प्लस उनकी रिकॉन्सिलेशन कब करते हैं, एडजस्टेड हम रिसीवेबल्स का अकाउंट और पेबल्स का अकाउंट कब बनाते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट है ना हमारे पास जो टॉपिक है, अब हम थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करते हैं। फिर आपके पास ना फिर कुछ टॉपिक कर लें एक दो, तो फिर हम थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ फिर मूव करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ हो जाएं। अब वो देखें हमारे पास ना जो टॉपिक है ना, जो हमारे पास जो न्यू टॉपिक है अभी, वो हमने पढ़ना है हमारे पास ना, दैट इज रिलेटेड टू कंपनीज, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड हमारे पास ये टॉपिक है कि हमने कंपनी अकाउंट्स अब पढ़ने हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कैसे बना प्रिपेयर करते हैं और उनको हम कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर पढ़ी थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर जो होती हैं वो सिंपल थी। उसी तरह से हम स्टेट इनकी कंपनीज की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करेंगे। जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जब हम वो प्रिपेयर करेंगे तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। अच्छा, इसमें देखें कुछ चीज़ें जो देखने वाली हैं, जो हमने पहले भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन में आई थी कि इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो आपको क्या चीज़ शो करती है। वो हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शो कर रही होती है, ठीक है। वो क्या करती है, किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शो करती है। और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है कि किसी भी जो कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इदारा है, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है और उसका कैपिटल कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, ठीक है। अब देखें, जो कंपनी होती है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारे पास जो बिजनेसेस होते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस हो गया, सोल ट्रेडर का बिजनेस हो गया, उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब उसमें देखें, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो कंपनी है उसका सोल जो ट्रेडर है, बिजनेस है, सोल ओनरशिप है उसके साथ, और पार्टनरशिप के साथ कंपनी का क्या डिफरेंस आता है। कंपनी में हम यहाँ पर ना जो हमारे पास लिमिटेड कंपनीज है ना उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड लिमिटेड को भी मैं पढ़ाता हूँ कि लिमिटेड क्या है, इसको भी जरा अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। लिमिटेड का मतलब होता है कि आपके पास जो आपकी लायबिलिटी है वो आपकी लिमिटेड है, वो कम है, ठीक है। लायबिलिटी जो है वो आपकी अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास ना कोई, अगर आपके पास कहा जाता है, कोई पर्सन आपको लोन देता है और वो कहता है कि आपके पास ना आप अगर लोन वापस नहीं करेंगे तो मैं आपकी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा। क्या करूंगा, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा, ठीक है, जब तक मेरा लोन रिकवर नहीं होता। इसका मतलब है आपके बाकी एसेट तो बिजनेस के सेल करेगा ही करेगा वो पर्सन, प्लस आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी सेल करके अपना लोन रिकवर कर लेगा, जैसे बैंक्स करते हैं। तो अब ये जो
लायबिलिटी है, इसको कहते हैं, इस दिस फॉर्म ऑफ लायबिलिटी इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, जो हमारे पास होती है ना कंपनीज, वो होती हैं लिमिटेड लायबिलिटीज के साथ। कंपनीज क्या होती हैं नॉर्मली? लिमिटेड लायबिलिटीज के साथ। लिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि जो ओनर्स होते हैं ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि अगर इन केस बिजनेस बंद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो पेमेंट है ना, जो लोन की, वो सिर्फ उतनी करेंगे जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया ना अगर 1 लाख की, तो आप मैक्सिमम 1 लाख के रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, उससे ज्यादा अगर लाइबिलिटीज हैं तो वो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी। जबकि अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात की जाए, जैसे सोल ओनरशिप है, तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी भी सेल हो जाती है। अब इसमें क्या, सोल ओनरशिप है, पार्टनरशिप है और कंपनी है, 3 चीजें हैं आपके पास ना। अब इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं और जरा स्टडी करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सिर्फ सोलो ओनरशिप पढ़ा है, पार्टनरशिप पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा उसका रफ आइडिया दे दूंगा और उसके मुताबिक आपने इसको मेमोराइज करनी है चीजें। अब देखें सबसे पहले जो चीज होती है ना, वो होती है आपके पास ना लीगल राइट। ठीक है, लीगल राइट का मतलब ये होता है कि आपके पास ना प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसके लीगल राइट किसके पास है। ठीक है, प्रॉपर्टी और सॉरी लीगल राइट्स किसके पास हैं। तो अब प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है, जो सोल ओनरशिप होती है, उसमें तो ऑनर के पास होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी है? लीगल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। जो सोल ओनरशिप होती है, उसमें वो जो सोल ओनर होता है ना, उसके पास राइट होते हैं प्रॉपर्टी के, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी। जबकि पार्टनरशिप में ना ज्वाइंटली ओन्ड होती है प्रॉपर्टी। ज्वाइंटली ओन्ड बाय पार्टनर। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं और मिलके काम करते हैं, तो उसमें उनकी प्रॉपर्टी जो हो रही होती है, वो उसमें जो राइट होते हैं ना, वो इक्वल, वो शेयर होते हैं, वो एग्रीमेंट होता है जिस तरह उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। ये जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आप ये चीजें लर्न करेंगे। लेकिन सिंपल चीज सीखने वाली ये है कि जो जो सोल ट्रेडरशिप है, उसमें सोल ऑनर जो होता है वो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसी की है। जबकि पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मिलके काम कर रहे हैं, उनमें वो शेयर हो जाती है। उसके बाद जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है वो क्या करती है, वो प्रॉपर्टी जो होती है वो कंपनी नेम से होती है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, वो अपने नेम से उसकी प्रॉपर्टी होती है। वो कंपनी चाहे तो वो किसी अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है और सेल भी कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नेस्ले कंपनी है तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज करती है और सेल भी करती है। स्टेट लाइफ है, इसी तरह आपके पास कोई बैंक्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बैंकिंग कंपनीज वो अपने नाम से प्रॉपर्टीज रखती हैं। जैसे HBL हो गया, आपके दूसरे बैंक्स हो गए, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी रखते हैं। इसी तरह आपने डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे हायर है, होंडा है, ये लोग, ये कंपनीज क्या करती हैं, अपने नाम के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करती हैं और सेल करती हैं। उनकी कंपनी का पास होता है सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना, जो लीगल स्टेटस होता है ना, सेपरेट एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, एक हमने पढ़ा था सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी हमने पढ़ा था कि बिजनेस जो होता है वो ऑनर के साथ मिक्स नहीं करना आपने। बिजनेस की प्रॉपर्टीज, बिजनेस के एसेट्स, बिजनेस की लायबिलिटीज वगैरह आप सेपरेट रखेंगे। ऑनर का जो कैपिटल, ऑनर के जो एसेट्स होंगे
जो उसके पर्सनल लायबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी, उसकी पर्सनल इनकम होगी, उसकी पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लीगल एंटिटी है वो ये शो करती है कि क्या बिजनेस जो है वो लीगली ऑनर से सेपरेट है कि नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो पार्टनरशिप होती है और हमारे पास जो सोल ट्रेडरशिप होती है, उसमें हमारे पास ना नो सेपरेट एंटिटी, ठीक है। उसमें ये क्या होता है कि आपके पास जो नो सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी, बिजनेस की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी ना होने का मतलब यह है कि बिजनेस, अगर बिजनेस के खिलाफ केस होगा ना कि सोल ऑनर का बिजनेस है, तो वो ऑनर के अगेंस्ट भी कंसीडर होगा, ठीक है। तो इसी तरह पार्टनरशिप में है कि देयर विल बी नो सेपरेट लीगल एंटिटी, उनके पास जो लीगल एंटिटी है वो सेपरेट नहीं होगी। सेपरेट ना होने का मतलब ये है कि आपके पास ना जो अगर केस होता है ना बिजनेस के खिलाफ, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके खिलाफ भी वही केस कंसीडर किया जाएगा, ये पार्टनर्स के अगेंस्ट है। जबकि कंपनी के केस में जो होता है वो डिफरेंट है, सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब है आप या आज जाएं आप नेस्ले के शेयर्स परचेज करके ले आए, ठीक है। अगर नेस्ले के अगेंस्ट कोई केस होता है ना, तो वो आपके अगेंस्ट कंसीडर नहीं होगा, आप उसके शेयर होल्डर हैं, ठीक है। कंपनी के क्या है, कंपनी के ऑनर हैं, तो कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो इसलिए आपकी एंटिटी सेपरेट होगी। अब बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट जब होती है ना, बिजनेस मैनेजमेंट में आपका जो सोल ऑनर होता है ना, ऑनर मैनेज, ऑनर खुद ही सारा कुछ मैनेज करता है, ठीक है। अब जबकि हमारे पास जो पार्टनरशिप में, इसमें पार्टनर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिल के मैनेज करते हैं। वो कोई ये, अब ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो कोई दूसरा होगा वो उसको मैनेज करेगा, ठीक है। जबकि जो थर्ड है हमारे पास कंपनी में, उसमें क्या होता है कि अब इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कंपनी को मैनेज करते हैं। कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो लोग होते हैं ना, ये मैनेजमेंट के वो लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। उसको क्या करते हैं, ये शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। शेयर होल्डर्स मीटिंग में क्या करते हैं, जो ऑनर्स होते हैं वो डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग का डायरेक्टर कौन होगा, उसके बाद आपके जो प्रोडक्शन है उसका डायरेक्टर कौन होगा, फाइनेंस का डायरेक्टर कौन होगा, इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो वो सारे डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं, ठीक हो गया। उजाला आपने हैंड रेज किया हुआ, क्वेश्चन आप टाइप कर दें। साकिब आप अपना साकिब वड़ाइच आप अपना वो स्टार्ट करें, रिफ्रेश करें इसको ना, कनेक्शन को, तो ये ठीक हो जाएगा। रिकनेक्ट करें तो ये ठीक हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए हम सेपरेट इसको डिस्कस करेंगे कि वो कितने लोग होते हैं, कैसे चलता है बिजनेस। अभी ये जस्ट आप डिफरेंसेस देखें उजाला, ये डिफरेंसेस क्या हैं। अच्छा, उसके बाद देखें जो हमारे पास जो नेक्स्ट डिफरेंस है, वो असल में पता है क्या होता है, आप स्कैटर जब अप्रोच ना अपनाए ना कि ये भी इंफॉर्मेशन ले लें वो भी ले लें, फिर
वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस इन्फॉर्मेशन को बाद में ना माइंड में रखना। तो जो सब्जेक्ट्स के हिसाब से जिस हिसाब से जितना पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से टॉपिक के हिसाब से आप उतना गैदर करें, ताकि आपको वो डाटा जो है ना वो मसला ना करे कि पता नहीं कितना खो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ना जो लाइबिलिटीज होती हैं, लाइबिलिटी ऑफ ऑनर, जो ऑनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी है ये आपने देखना है। जो हमारे पास सोल ट्रेडर होते हैं उनमें नॉर्मली उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास ना ऑनर जो है ना, अगर उसने बिजनेस के लिए लोन लिया हुआ है और वो लोन पे बैक नहीं होता, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन ले लिया आपने 50 लाख का, और बाद में बिजनेस में कोई मसला हुआ, लोन पे बैक नहीं हो सका बिजनेस, और बैंक क्या करेगा, आपकी प्रॉपर्टी सेल करेगा बिजनेस की, ठीक है। फॉर एग्जांपल 50 लाख का लोन लिया है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी थी उससे 30 लाख रिकवर हुआ बिजनेस की प्रॉपर्टी से। तो फिर आपकी वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल होगी, वो नेक्स्ट 20 जो आपका 2 मिलियन का जो लोन है जो पे नहीं हुआ उसको वापस करने के लिए, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो इसी तरह जो आपके पास ना पार्टनरशिप होती है ना, उसमें लायबिलिटी डिपेंड करती है एग्रीमेंट पे, ठीक है। अगर एग्रीमेंट कुछ लोगों का अनलिमिटेड होता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह का एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्मली पार्टनरशिप में हो सकता है। तो इसमें भी जो लायबिलिटी होती है नॉर्मली अनलिमिटेड ही होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपके पास जो, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी लोन पे करने के लिए, ठीक हो गया। हाँ, अगर ये हो सकता है कि अगर एक पार्टनर जो है वो उसमें से एक पार्टनर को ये ऐसे कहता है कि मैं मेरी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशंस होंगे, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट विदड्रॉ होंगे, बनेंगे। तो उस सूरत में उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, ठीक है। बट दैट वुड डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा कि एग्रीमेंट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि हमारे पास जो कंपनी होती है, इसमें लायबिलिटी जो होती है ना, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसमें लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। कि ओनर्स के पास जो शेयर होल्डर्स हैं, आप अगर कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है और कंपनी कोई लोन पे नहीं कर सकती, तो बैंक उसके एसेट्स वगैरह सेल करता है, कुछ करता है, तो आपकी जो मैक्सिमम जो लायबिलिटी होगी ना वो 50,000 की है। और अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो मैक्सिमम जो आपकी लायबिलिटी होगी वो 10 लाख की होगी, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपके पास ना इसमें ना, हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, जो ऑनरशिप है वो कैसे ट्रांसफर होगी। अच्छा, उसमें ये है कि ऑनरशिप ट्रांसफर, जब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी तो आपके पास जो सोल ट्रेडर होता है वो कभी भी ऑनरशिप जो है ना वो ट्रांसफर कर सकता है, कैन ट्रांसफर एनी टाइम, ठीक है। कभी भी ट्रांसफर कर लेगा, किसी को भी ट्रांसफर कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो है, जो हमारे पास पार्टनरशिप होगा उसमें कैन बी ट्रांसफर्ड विद द consent ऑफ अदर्स, अदर पार्टनर्स। जो दूसरे पार्टनर्स होंगे ना उनकी जो कॉन्सेंट होगी ना वो ली जाएगी पहले, फिर ट्रांसफर होगा। कॉन्सेंट का मतलब है कि आपने दूसरे जितने पार्टनर्स होंगे उनको बताना पड़ेगा कि यार मैं अपना शेयर किसी फलां पर्सन को शेयर ट्रांसफर करने लगा हूँ, बेचने लगा हूँ,
मैं बेच दूं, अगर तो वो एग्री हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं आप, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपके वही पार्टनर्स होंगे, वही आपका शेयर ले लेंगे। इसके बाद आपके पास जो कंपनी है ना, कंपनी के काम में ये होता है कि कंपनी में जो शेयर्स होते हैं ना, वो बेसिकली मार्केट में सेल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट परमिशन और विदाउट कंसेंट ऑफ एनी अदर ओनर, ठीक है। आपने कंपनी नेस्ले के शेयर्स लिए, आपने वो शेयर्स किसी और को सेल कर दिए, आपने किसी और प्राइवेट कंपनी या किसी और कंपनी के आपने शेयर्स ले लिए, वो आपने शेयर्स किसी और को सेल कर दिए। आपको किसी दूसरे शेयर होल्डर से, किसी दूसरे ओनर से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसमें जो ओनर्स हैं वो कितने कितने हो सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो ओनर्स हैं, आपके पास जो ओनर्स हैं इसमें तो वन ओनर ही होगा डेफिनेटली। जो आपके पास सोल ट्रेडरशिप होगी इसमें ओनर क्या होगा, एक ही होगा। जबकि पार्टनरशिप में क्या हो सकता है कि आपके पास मिनिमम लिमिट होती है और मैक्सिमम लिमिट भी होती है। आपके पास मिनिमम कितने लोग होने चाहिए और मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। जो पार्टनरशिप होती है ना, उसमें मिनिमम टू ओनर्स होने चाहिए, ठीक है। और जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 20 ओनर्स की, ठीक है। वो कितने होती हैं, ये 20 ओनर्स होते हैं। अच्छा, जो आपके पास कंपनी होती है ना, उसमें मिनिमम लिमिट जो होती है, उसमें भी मिनिमम लिमिट होती है कि मिनिमम आपके कितने ओनर्स होने चाहिए, शेयर होल्डर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ठीक हो गया। जो मिनिमम हमारे पास जो ओनर्स हैं कंपनी के अंदर, वो शेयर होल्डर्स में 2 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ना जो अपर लिमिट होती है ना मैक्सिमम, उसमें कोई लिमिट नहीं है, ठीक हो गया। आपके अनलिमिटेड ओनर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जब देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट कंपनी है जैसे नेस्ले है, तो उसके शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होंगे। आपने वो कंपनी देखी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल होते हैं, तो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनमें कोई लिमिट नहीं होती, जबकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम आपके पास 20 हो सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आपने नहीं पार्टनर्स रखने, ठीक है, ओनर्स जो होते हैं। उसके बाद आपके पास ना जो आती हैं ओनरशिप ट्रांसफर करने वाली, वो तो हमने पहले पढ़ लिया। आपके पास जो इसमें है यानी कि स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस कौन सी होती हैं, लीगल रेगुलेशंस, स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। आपके पास ना लीगल रेगुलेशन लॉज आपने कौन सा फॉलो करना है, ठीक है। आप जो सोल ओनरशिप होते हैं, वो आपके पास सोल ओनरशिप में डेफिनेटली कोई इस तरह का लॉ नहीं है स्पेसिफिक कि आपने उसको देखना है। वो जो लॉज हैं जो बिजनेस करने के, जो कंपनी के, जो एक कंट्री में लॉ होते हैं, वही होते हैं कि आपने कैसे डील करना है लोगों के साथ, ठीक है। वो नॉर्मल स्पेसिफिक लॉ नहीं है। उसके बाद जब पार्टनरशिप है, इसके लिए आपके पास ना पार्टनरशिप एक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी नहीं है कि आपने कोई मतलब पार्टनरशिप एक्ट होता है उसके तहत आप करते हैं, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने क्या करना है। उसमें यह है कि आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे करना है, एग्रीमेंट के कंटेंट्स कैसे करने हैं, उसके मुताबिक आपने चलना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो कंपनी है, कंपनी में ये होता है कि जो स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं उसमें क्या होता है, एक तो कंपनीज आपके पास
एक्ट आ गया है, एक तो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, और प्लस आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, ठीक है, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, ठीक है। ये आप जो जो आगे जाएंगे आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी अगली क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपको पता होता है कि कंपनी ने अगर अपने आप को रजिस्टर करवाना है, एक बंदे ने कंपनी रजिस्टर करवानी है तो वो कैसे करवानी है, उसमें शेयर्स कैसे इशू करने हैं, सारे के सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, उसके बाद इसमें इन दोनों में नो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस और इनमें भी नो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, पार्टनरशिप में भी, दोनों में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये छोटे छोटे डिफरेंसेस थे जो आपने यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जो कंपनीज होती हैं उसमें हम जब कंपनी बनाते हैं तो हमारे पास ना कौन सी कंपनी होगी, उसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे और सारी चीज़ें। अब देखें, हमारे पास ना कंपनीज होती हैं, जैसे मैंने कहा था, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। जो हमने पढ़ना है वो हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके मुताबिक हम इसको डील करते हैं। मुस्कान जी, जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें यह है कि आपने लीगल जो लॉज हैं, स्टैट्यूटरी जब रेगुलेशंस हैं, मतलब आपने कौन से लॉ फॉलो करने हैं, आपने कैसे कंपनी वगैरह इस्टेब्लिश करनी है, वो सारा कुछ, और अकाउंट्स वगैरह अब कैसे बनाने हैं, उसमें कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। तो उसमें वो ये है कि आपके जो सोल ट्रेडर होता है और पार्टनरशिप होता है उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी लॉज नहीं है, लेकिन जो आपके पास होता है ना, ये क्या कहते हैं इसका, इसमें सॉरी, मैं क्वेश्चन रीड करने लग गया था इस बच्चे का। उसमें यह है कि जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं कंपनी के लिए, वो लॉज होते हैं कि लीगली कि कंपनी को इस्टेब्लिश कैसे करना है, फिर उसकी मीटिंग्स कैसे आपने होनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, डायरेक्टर्स कैसे होने हैं, डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, अपॉइंट कैसे होने चाहिए, रिमूव कैसे होने चाहिए, शेयर्स आपने कितने इशू करने हैं, उनकी ट्रांसफर कैसे होगा, सारी चीजें वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होती हैं। अब्बास रजा, आपने कहा है कि शेयर्स को डिफाइन करें। शेयर्स अभी मैं डिफाइन करता हूँ, शेयर क्या होता है वो अभी आगे आ रहा है, फिर मैं डिफाइन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें, हमारे पास है, नेक्स्ट है फातिमा शाहिद, आपका क्वेश्चन है कि in presence of board of directors how a company can transfer its ownership without discussion or agreement। नो फातिमा, हम कंपनी की ओनरशिप नहीं कह रहे कि वो ट्रांसफर कर दें, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने कंपनी के अगर शेयर्स परचेज किए हुए हैं तो उन शेयर्स को आपने आगे सेल करना है, ठीक है। तो वो सेल करने के लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कंपनी से। जैसे कि आपने एक कंपनी के शेयर्स ले लिए मार्केट से, ठीक है, तो वो शेयर्स आपने लिए फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज से जाके, या किसी और पर्सन से आपने पर्सनली बाय कर लिए, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई लीगल परमिशन किसी से जाके लें कि हम ट्रांसफर करने लगे हैं तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। जब कंपनी ओवरऑल सेल होगी तो डेफिनेटली उसका एक प्रोसीजर होता है, उसके लॉ होते हैं, वो सारा कुछ फॉलो करना पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा देखें, जो कंपनी होती है ना, जो जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी हमारे पास ना, कंपनी हमारे पास आती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ये होती है हमारे पास, और दूसरी होती है हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब ये जो अनलिमिटेड वाली है ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, ये आपको कुछ बुक्स में, पुरानी बुक्स में मिलेंगी, लेकिन अब ये होती नहीं है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसको फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है।
तो हमारे पास अब जो कंपनीज जो फॉर्म होती हैं ना वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का मतलब होता है कि इन केस ऑफ लॉस जो मैक्सिमम जो शेयर जो ऑनर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा अप टू हिज और हर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो शेयर होल्डर विल बी रिस्पॉन्सिबल, शेयर होल्डर will be responsible for maximum up to his investment, his or her investment, maximum up to his or her investment in कंपनी। ठीक है, उसके उतनी इन्वेस्टमेंट जाया होगी जितनी उसने बिजनेस में लगाई। ठीक है, इससे ज्यादा उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी अटैच नहीं होगी। अच्छा, तो हमारे पास ना जो शेयर कैपिटल होता है और शेयर होता है, इसको भी अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं कि ये कैसे होता है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, ये इश्यू कैसे होता है, कौन से शेयर्स होते हैं, क्या चीजें, ये सारी चीजें। अच्छा देखें, जब आपके पास एडवांटेजेस क्या होते हैं कि आपने एक कंपनी को रजिस्टर कर लिया है। एडवांटेज क्या होगा आपको, एडवांटेजेस क्या है कि आप लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बन गए। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनने के एक पहला फायदा यह है कि आपके सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, जबकि जो बिजनेस पार्टनरशिप होता है उसमें तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। बिजनेस और ऑनर एक ही का चीज कंसीडर की जाते हैं लीगली। ठीक है, तो बिजनेस के अगेंस्ट केस ऑनर के अगेंस्ट कंसीडर होगा, जबकि कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। कंपनी के अगेंस्ट केस हुआ है तो वो ऑनर के अगेंस्ट कंसीडर नहीं होगा, जो शेयर होल्डर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा बड़ा एडवांटेज होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो आपके पास सेल नहीं होगी। ठीक है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। अगर मैक्सिमम आपको इन केस कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट का मतलब होता है कंपनी खत्म हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है, तो उस सूरत में आपके जब लोन वगैरह पे होंगे तो आपकी मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी में वही आपकी जाएगी, उसके अलावा आपको नुकसान नहीं होगा, पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है एक वर्ड है परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है, परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस नहीं। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ ऑनरशिप इजीली ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे की, एक शेयर होल्डर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन दूसरे शेयर होल्डर्स को दे सकता है शेयर, तो वो उसमें ये है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। ठीक है, जैसे कि जो दूसरा बिजनेस चलता रहता है, फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर की डेथ होगी तो उसके शेयर्स किसी और को ट्रांसफर, उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएंगे, किसी को ट्रांसफर हो जाएंगे, बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस खत्म नहीं होगा। जबकि इन केस ऑफ पार्टनरशिप ये होता है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म है, अब नया एग्रीमेंट दोबारा होगा। ठीक है, तो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद है शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, easy transferability of shares, transferability of shares, शेयर्स को आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो नो पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी की जो मैनेजमेंट है और कंपनी के आ, जो ऑनर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। सेपरेट मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, जो ऑनर्स होते हैं वो पब्लिक में से नॉर्मली होते हैं, आम लोग होते हैं, जबकि उन्होंने आगे अपॉइंट किए होते हैं या जो मैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया होता है जो उनके बिहाफ पे काम कर रहा होता है। फाइनेंस अवेलेबिलिटी जो है ना, फाइनेंस अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि
कंपनी जो होती है, क्योंकि बिजनेस बड़ा होता है, उनके पास एसेट्स भी बड़े होते हैं, सारा कुछ, तो उनको लोन जो होता है ना बैंक से, वो इजीली मिल जाता है। ठीक है, उनको लोन क्या होता है, बैंक से इजीली मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड जो सोल ट्रेडर होता है, उससे थोड़ा सा कम लोन दिए अवेलेबल होता है, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज कम होती हैं। उसकी रीजन ये होती है कि डेफिनेटली एक सोल ओनर है, उसके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी होनी है, तो वो उसके हिसाब से बैंक उसको लोन देता है। जबकि कंपनी के पास क्योंकि ऑनर्स ज्यादा होते हैं, पैसा ज्यादा होता है, प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, तो बैंक उसको लोन इजीली दे देता है। उसके क्योंकि स्कोप ऑफ एक्टिविटीज का मतलब है कि वो जिन एरियाज में एक्टिविटी करते हैं वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद जो आपके पास जो यहाँ पर है, जारी बात है, हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे। डिसएडवांटेजेस में ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि लेट डिसीजंस, लेट डिसीजंस का मतलब ये होता है कि जब आप डिसीजन लेते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो उसको डिस्कस करते हैं, एक प्रोसेस होता है, मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद वो फाइनल होता है, तो वो टाइम ज्यादा लेता है। जबकि सोलो ओनरशिप में तो जल्दी डिसीजन हो सकता है। इसी तरह पार्टनरशिप में कंपैरेटिवली कम लोग पार्टनर होते हैं, तो उसमें भी डिसीजन इजीली हो जाता है। उसके बाद आपके पास होता है नो सीक्रेसी। नो सीक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप देखें, जो सोल ओनर है उसके पास तो वो अकेला है, वो अपने सारी चीजें सीक्रेट रख सकता है। जबकि जो आपके कंपनी होती है उसके लिए वो एक तो शेयर होल्डर्स ज्यादा होते हैं, और लीगली ये जरूरी होता है कि जब कंपनी के फॉर एग्जांपल जब अकाउंट्स बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, तो वो चीज शेयर की जाए शेयर होल्डर्स के साथ, सबके साथ पब्लिक की जाए। तो उस सूरत में क्या है, आपकी जो सीक्रेसी है वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद देखें, आपके पास होते हैं जो अभी हमने पढ़ा, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन के कानूनी कुछ चीजें हैं, कानून कहता है ये आपने ये करनी है, लॉ कहता है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस जो होती हैं वो फॉलो करना पड़ती हैं कंपनी को। जबकि जो हमारे पास सोल ट्रेडर है, जरूरी नहीं है उसको फॉलो करे। ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि टैक्स सब बनता है तो टैक्स ही ना दे। ठीक है, कोई इलीगल काम शुरू कर दे, फॉर एग्जांपल स्मगलिंग शुरू कर दे, ड्रग्स का काम शुरू कर दे, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ना आपके पास जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपके पास ना मोर एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस आर मोर देन the businesses than those of partnership and sole trader। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, मीटिंग कॉल करनी है तो मीटिंग पे खाना पीना होगा, सारा कुछ होगा, उसकी प्रिंटिंग होगी, उसके इनविटेशंस जाएंगे। अब ये क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर ना ये एक लिमिटेशन में भी आ जाती हैं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें, यहाँ क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट देखें, ये कंपनी का हो गया था एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ये आपको एमसीक्यूज में आने हैं इस तरह की चीजें। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उजाला, लास्ट पॉइंट डिसएडवांटेजेस का समझ नहीं आया। मोर एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि आपने मोर एक्सपेंसिव कंपनी जो होती है। अब देखें, जैसे आपके पास ना सोल ओनरशिप है, तो सोल ओनरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि उसने जब इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो वो जाके उसको पब्लिश भी करे। जबकि जो कंपनी होती है उसके लिए जरूरी होता है कि उसको पब्लिश करे। इसी तरह जो आपके पास ना लीगली, क्योंकि लॉ कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती नहीं है सोल ओनर के पास। ठीक है,
तो इसलिए उसके एक्सपेंसेस उस तरफ से भी कम होते हैं, जबकि कंपनी को बहुत सारी चीजें ना वो लीगली करना पड़ती हैं, और उस लीगल काम करने के लिए उनको बहुत सारे एक्सपेंसेस बेयर करना पड़ते हैं, जो लॉ ने मेंशन किए होते हैं कि आपने ये काम भी करना है, इस तरह भी करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं, तो सोल ट्रेडर ने तो करने नहीं है, पार्टनरशिप ने नहीं करने। तो जब शेयर्स इशू होने हैं तो लॉ कहता है कि आप शेयर्स इशू करने से इतने टाइम पहले आप इसका जो है एडवर्टीज करें। एडवर्टीजमेंट जो है वो आपके इस तरह की जो न्यूज़पेपर है उसमें होनी चाहिए, इस तरह के चैनल पे होनी चाहिए, वो आपको बताता है। तो कंपैरेटिवली इसमें एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसमें देखें। अच्छा, अब देखते हैं कि आपकी जो कंपनी होती है ना वो बेसिकली फाइनेंस कहाँ से इकट्ठी करती है, ये आपने ज़रा गौर से सुनना है, समझना है। पहली जो थियोरेटिकल चीज़ें थी ये अब आपके आगे अप्लाई होंगी सारी चीज़ें ना, कि आपको पैसा कंपनी आप बनाते हैं तो कंपनी पैसा कहाँ से लेके आएगी, उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होंगे। ठीक है, फाइनेंस बेसिकली होता क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब बेसिकली होता है जो मनी अवेलेबल होती है बिजनेस को, जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा अवेलेबल होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास ना जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें ना सोर्सेज ऑफ फाइनेंस दो तरह के होते हैं। एक तो कैपिटल होता है और दूसरे नंबर पर उसमें डेट होता है। एक इक्विटी होती है जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं, दूसरे नंबर पर हमारे पास डेट होता है कंपनी के। दो ही चीजें होती हैं, या तो आप बिजनेस अपने पैसे से करेंगे या आप बिजनेस लोन लेके करेंगे, किसी से उधार लेके करेंगे। ये दो ही सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, और यही दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कंपनी के पास भी। ठीक है, कंपनी जो होती है आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। वो खुद क्या हो सकता है कि अपनी फाइनेंस खुद रेज कर सकती है। ठीक है, जबकि जो दूसरी जो इंडिविजुअल है वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता, वो तो उसके पास साथ ही होता है जो ऑनर, और वो एक ही चीज होते हैं। लीगली जो कंपनी होती है वो क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब देखें, जो आपकी कंपनी की जो होती है ना उसमें इक्विटी होती है, इक्विटी को हम कैपिटल भी कह लेते हैं। ठीक हो गया, जबकि दूसरे नंबर पर है डेट। अब डेट पहले देखते हैं, डेट में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। डेट देखें, हमारे पास ना डेट, हमारे पास दो तरह के डेट होते हैं। एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म होता है। ठीक हो गया, जो शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं ना वो कौन कौन से डेट्स होते हैं? देखें, शॉर्ट टर्म डेट्स में आपके पास ना एक होता है ट्रेड पेएबल्स, कि आपने लोगों से क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर ली, ये आपका शॉर्ट टर्म डेट हो गया। ठीक हो गया, अब उसके बाद आपके पास जो इसमें शॉर्ट टर्म डेट में हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपने बैंक ओवरड्राफ्ट करवा लिया। ठीक है, बैंक से आपने ज़्यादा अमाउंट निकलवा ली, लेकिन ये क्या होता है, आपने विद इन फ्यू डेज आपने पे करना होता है, इसलिए दैट इज द शॉर्ट टर्म डेट। ठीक हो गया, कोई और इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, एनी अदर डेट। आप किसी और तरह का भी डेट ले लें कंपनी के लिए जो विद इन अ ईयर पेएबल हो। ठीक हो गया, ये जो शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं ना ये
पेबल होते हैं विद इन अ ईयर। जैसे हमने शुरू में पढ़े थे कि हमारे कैपिटल है और लाइबिलिटीज हैं, तो डेट हमारे पास बेसिकली ये लाइबिलिटीज ही होती हैं। तो लाइबिलिटीज में जो दूसरी टाइप है वो है लॉन्ग टर्म, जिसे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं ना, ये आपकी कौन सी लाइबिलिटीज होती हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे कि आपने बैंक लोन ले लिया, ठीक हो गया, आपने बैंक लोन ले लिया। उसके बाद आपने क्या कर दिया? डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू कर लिए। डिबेंचर्स भी हम पढ़ेंगे इसमें। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये आपने क्या कर दिए? इशू कर दिए फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं लॉन्ग टर्म, ये पेएबल होती हैं आफ्टर 1 ईयर, ठीक हो गया। जबकि हमारे पास जो इक्विटी और कैपिटल होता है ना, इक्विटी और कैपिटल, ये ऑनर्स का पैसा होता है, ठीक है। अब इस कैपिटल को क्या किया जाता है बेसिकली ना, कैपिटल को आप क्या कर देते हैं, कैपिटल को जो स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिवाइड किया जाता है। जो स्मॉल डिनोमिनेशंस होते हैं ना, स्मॉल यूनिट्स उन्हें कह सकते हैं, या स्मॉल यूनिट्स कह सकते हैं। ये जो यूनिट्स होते हैं ना, ठीक है, इन यूनिट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास शेयर्स हैं। हाँ जी, क्लियर है। अब शेयर्स क्या होते हैं? कैपिटल जो होता है बेसिकली उसको आप क्या करते हैं, स्मॉल डिनोमिनेशंस में या स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और हर एक यूनिट को हम शेयर्स कहते हैं। हर एक यूनिट को हम क्या करते हैं? शेयर, ठीक है। अब ये जो शेयर्स है ना, इनको हम कोलेक्टिवली शेयर कैपिटल कह देते हैं, ठीक है। कोलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं इनको? शेयर कैपिटल। कोलेक्टिवली known as शेयर कैपिटल। अभी हम देखते हैं कि ये शेयर कैपिटल आपने कैसे कैसे बनाना है। अच्छा, इक्विटी जो होती है ना, इक्विटी को भी फिर हम दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। अब दो पार्ट्स हैं जो शेयर्स हैं, तो शेयर्स हमारे पास हैं, एक डिनोमिनेशन है कि पूरा कैपिटल जो है उसको हमने छोटी छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल, शेयर्स। और शेयर्स जो होते हैं ना, इसको आप डिवाइड कर देते हैं फिर दो कैटेगरीज में। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक आपके पास आते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं? ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेसिकली दोनों ही ऑनर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। दोनों क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं कंपनी के। अब इनको ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस का जो नाम दिया जाता है, इसकी रीजन क्या होती है कि प्रेफरेंस को प्रेफरेंस क्यों कहा जाता है? जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, इनके ना आपके जो और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के होते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस इज गिवन while
गिविंग डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या चीज होती है? डिविडेंड को मैं आपको बताता हूँ कि डिविडेंड क्या चीज होती है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर डिविडेंड, मैंने कहा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है जब डिविडेंड दिया जाता है। तो जो डिविडेंड होता है ना, बेसिकली ये आपके प्रॉफिट शेयर होता है और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो कंपनी प्रॉफिट शेयर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, किसको? टू शेयर होल्डर्स, उसको आप डिविडेंड का नाम देते हैं। ठीक है, होता क्या है देखें, जो सोल ट्रेडर होता है जब वो अपने प्रॉफिट, अपने इनकम में से अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लेता है, तो जो चीज बच जाती है उसे वो कहता है कि ये हमारे पास ये सारे का सारा प्रॉफिट उसका है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, जो प्रॉफिट एट द एंड एक्सपेंसेस सारे माइनस कर ली, कॉस्ट निकाल ली, और एट द एंड जो बच जाता है वो प्रॉफिट होता है, तो वो पार्टनर्स में शेयर हो जाता है। जबकि कंपनी क्या होती है, जो प्रॉफिट बच जाता है टैक्स देने के बाद, ठीक है, आपने सारे एक्सपेंसेस निकाल दिए, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दिए, और एट द एंड जो बच गया वो डिवाइड होता है पार्टनर शेयर होल्डर्स के दरमियान। तो वो जो हर जो शेयर होल्डर को मिलता है, शेयर मिलता है ना प्रॉफिट में से, उसको डिविडेंड कहा जाता है। दैट इज नोन एज अ डिविडेंड। इज दैट क्लियर? अब देखें, जो डिविडेंड होता है उसमें जब वो डिविडेंड दिया जाता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स will get dividend at the end। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? पहले डिविडेंड मिलेगा, जबकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? बाद में डिविडेंड मिलेगा एंड पे। ठीक हो गया? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि डिविडेंड परसेंटेज इज फिक्स्ड। ठीक हो गया? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये गारंटी दी जाती है कि आपकी जो डिविडेंड परसेंटेज है वो फिक्स होगी। 5%, 10%, 2%, 3%, वो फिक्स होगी, वो मिलेगा ही मिलेगा। जबकि जो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है ना, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या होता है, इसमें वो बताता है कि जो डिविडेंड परसेंटेज है वो फिक्स नहीं होती। डिविडेंड परसेंटेज इज नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं होती इसमें। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद इनमें जो डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो डिफरेंस होता है हमारे पास इनके वोटिंग राइट का। किस चीज का डिफरेंस होता है? वोटिंग राइट का। अब वोटिंग राइट किसको होते हैं और किसको नहीं होते, वो देखते हैं। जो आपके पास, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके सारा रिस्क होता है, दे हैव वोटिंग राइट। जब मीटिंग्स होती हैं ना, तो उसमें जब वोट पड़ते हैं तो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वोट दे सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नो वोटिंग राइट, दे कैन नॉट पोल वोट। नो वोटिंग राइट्स। अब ये वोटिंग राइट कहाँ पर वोट इन्होंने करना है, किस चीज़ का? देखें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंपनीज होती हैं उसमें ऑनर एक तो होता नहीं है कि जो मर्जी चाहे, जो दिल चाहे उस तरह का वो डिसीजन ले ले। इसमें क्या होता है, कंपनी जो होती है वो प्रॉपर लॉ है वो उसको फॉलो करती है। अब लॉ में क्या होता है कि बताया होता है कि अगर आपने ये काम, एक स्पेसिफिक काम करना है ना, तो उसके लिए आपको वोटिंग करवानी पड़ेगी। वोटिंग में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिन्होंने शेयर्स कंपनी के परचेज किए होते हैं, ठीक है,
वो क्या करते हैं, वो अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो दे सकते हैं जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हों। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर देखें, एक और डिफरेंस इनमें ये होता है कि जब कंपनी जो है वाइंड अप हो जाती है, वाइंड अप का मतलब होता है बिजनेस एंड हो जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स will be paid before ordinary shareholders in case of company wound up। अगर कंपनी का बिजनेस बंद हो जाता है ना, ठीक है, कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है, उसका वाइंड अप करने का मतलब होता है बिजनेस बंद कर देना। कंपनी को अगर क्लोज कर दिया जाता है, उसका बिजनेस क्लोज कर दिया जाता है, तो जब क्लोज किया जाएगा उस टाइम उसको क्या किया जाएगा, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उनको पेमेंट पहले मिलेगी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से। ठीक है, वाइंड अप का मतलब है क्लोजिंग बिजनेस, बिजनेस जो है वो क्लोज कर रहे हैं, कंपनी क्लोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक हो गया। जबकि जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा एट द एंड। ठीक है, इन केस ऑफ वाइंड अप, वाइंडिंग अप, ordinary shareholders will be paid at the end। ठीक है, उनको एट द एंड पैसे मिलेंगे अगर बच गए तो, अगर नहीं बचे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा एट द एंड, बिल्कुल। ठीक है, अब जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए प्रॉफिट बच गया तो ठीक है, डिविडेंड उसमें से मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं बचा तो उनको कुछ भी उसमें से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखें, जो हमारे पास ना ये शेयर होल्डर्स होते हैं ना हमारे पास, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, दो फर्दर कैटेगरीज होती हैं इनकी। एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर कैपिटल, और दूसरे नंबर पर होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जो वर्ड क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें कि इसके क्या मीनिंग्स हैं। देखें, क्यूमुलेट करने का मतलब होता है कि आपने पुरानी वैल्यू जो है वो नई वैल्यू में ऐड कर देनी है। ठीक है, ऐड करना इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, नॉन क्यूमुलेट का मतलब होता है कि आपने पुरानी अगर कोई वैल्यू है तो वो नई वैल्यू में आपने ऐड नहीं करनी। सेम केसेस हेयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि डिविडेंड ऑफ प्रीवियस पीरियड और years will be paid along with current year dividend।
इसका मतलब ये होता है कि अगर डिविडेंड आपका लास्ट ईयर का पे नहीं हुआ, ठीक है, और इस साल का डिविडेंड है आ गया है, ठीक है, अब प्रॉफिट आ गए, डिविडेंड देने लगे हैं, तो अक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो आपको करंट ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा और लास्ट ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा। इसका मतलब है करंट डिविडेंड प्लस प्रीवियस डिविडेंड वो भी आपको मिलेगा। ये लाजमी मिलेगा आपका हर सूरत में, ठीक है। जबकि जो नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें ओनली करंट ईयर डिविडेंड विल बी पेड, ठीक है। इसमें लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा। नो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग डिविडेंड विल बी पेड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपने कैटेगरीज इसकी याद रख लेनी, आपने इसको रिवाइज कर लेना है, सारा जो आज का लेक्चर था इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। कल हम इसके करेंगे न्यूमेरिक्स इसके आगे, ठीक है। तो आपने जो जो लास्ट चैप्टर करवाया था उसमें जो आपके रह गए क्वेश्चंस वो भी आपने करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चंस हैं फातिमा, शायद स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस मतलब लीगल रिक्वायरमेंट्स को कहते हैं, ठीक है। ये लॉ जैसे है पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट है उसको फॉलो करना है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने मुस्कान सर, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं सर। ये डिबेंचर्स और बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कंपनी लोन लेने के लिए इशू करती है। हाँ जी, ये वही होते हैं। अभी हमने डिबेंचर्स पढ़े नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। उनकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो भी हम सीखेंगे। आपने अच्छी चीज़ है कि आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ ली है पहले। अब्बास रजा सर, क्या पहले शेयर कैपिटल इकट्ठा किया जाएगा फिर उसके बाद शेयर्स का पता चलेगा कि कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? नो, ऐसा नहीं होता। अभी हमने कल पढ़ना है अब्बास के मैक्सिमम कितनी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, उसमें से किस किस तरह शेयर्स इशू होते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तक अभी हमने पढ़ा है, आपने जस्ट इसको रिवाइज कर लेना, मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल की क्लास में आगे फर्दर इसके न्यूमेरिक्स भी करेंगे और आगे फर्दर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।